हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। आज का जो हमारा ये क्लास है ये होने वाला है एसएससी जेई 2024 से रिलेटेड। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि एक अच्छा स्कोर हम लोग प्रीलिम्स में कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस या फिर जीके जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, उसकी प्रॉपर और सिस्टमेटिक क्या तरीका होना चाहिए जिससे कि कम पढ़ने पर भी अच्छा स्कोर कर पाए। यानी कि हमें क्वालिटी कंटेंट और एक टारगेट स्टडी करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम खराब करें समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे हमारा टारगेट कि जनरल इंटेलिजेंस में हमारा स्कोर मिनिमम होना चाहिए 45 प्लस, एंड जनरल अवेयरनेस में जो हमारा स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 30 प्लस। ये हम लोग टारगेट लेकर के चलेंगे। हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे कि जीके पार्ट में हम लोग 50/50 करने की कोशिश करेंगे। वो ना तो रेलेवेंट है ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है हर स्टूडेंट के लिए। तो 30 प्लस का अगर स्कोर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर है, ये आप मान करके चलें जीके पार्ट में। तो वन बाय वन हम लोग कोशिश करते हैं इसको प्रोसेस करने की। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस को कैसे डील किया जाए और इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए उन पे बात करते हैं। हमारा टारगेट स्कोर कितना है 45 प्लस, और इसके लिए टारगेट टाइम जो हमने सेट किया है वो है 35 मिनट। हम लोगों को मेन एग्जाम में यानी फाइनल प्रीलिम्स की एग्जाम्स में हमें 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए टोटल 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, जिससे कि हम 45 प्लस का स्कोर कर पाएँ। तो उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है अटेम्प्ट करना होगा आपको कोई ना कोई टेस्ट। अब वो टेस्ट कौन सा होगा। प्रीवियस ईयर का टेस्ट सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उससे आपको क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा कि इसमें कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं, कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये टेस्ट जो है आप कहीं से भी कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं या कोई बुक से कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग रॉन्ग कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है मोर देन 45 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं। आई बात समझ में। आपको बाइफरकेट करना है क्वेश्चन को कि किस टाइप के क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा, और किस टाइप के क्वेश्चन में 45 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं मेरे से। ठीक है, 3 सेक्शन बना लिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने में 45 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहा है। देखने में ये ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर हम लोग सीधे एग्जाम में जाके करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंजीनियर्स की सबसे बड़ी गलती जो होती है ये वही होती है कि हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग रीजनिंग तो ऐसे ही निपटा लेंगे, और रीजनिंग में अगर आप लोग पहला टेस्ट देंगे तो आप लोग खुद ये एनालिसिस करेंगे कि आपका स्कोर 30 के आसपास ही रहता है अगर एवरेज स्टूडेंट है तो। अब आपको इसको 45 तक ले जाना है। तो आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आपको इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है तो सेम टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करने हैं एक ही तरीके के क्वेश्चन पे। आई समझ में बात। यानी कि मैं दोबारा अगर ये टेस्ट दूंगा तो मुझे कम से कम इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और देखते ही आंसर खत्म कर दूंगा। आई बात समझ में। अब की क्या होगी कि ये है कि डेली का टेस्ट देना है। टेस्ट किस तरीके से देना है, 50 क्वेश्चन का होगा और पूरा टाइम हमें लेना है। ऐसा नहीं कि हम लोग 10 क्वेश्चन एक बार में कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन एक बार में कर रहे हैं। प्रॉपर वे में देना है, एक साथ पूरा 50 क्वेश्चन हमें लेकर के चलना है। फिर हमें एनालिसिस करना है और उस टाइप को फाइंड आउट करना है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, और उसके बाद में हमें 10 न्यूमेरिकल यानी 10 न्यूमेरिकल ऐसे करने हैं जो उस टाइप के हो और आगे कहीं ना कहीं पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब
इस पूरे प्रोसेस में डेली कितना टाइम लगेगा, डेली एवरेज 1 आवर यहाँ पे जाने वाला है, और 20 दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका स्कोर 45 प्लस आ रहा है। ये एकदम सटीक कारगर स्ट्रेटजी है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली 45 प्लस का स्कोर लेकर के चलेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप इस वहम में बिल्कुल ना रहें कि रीजनिंग को हम लोग वहीं पे डायरेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जिन लोगों ने पहले पेपर दिया है वो अच्छे से जानते हैं कि किसी ने डुबोया है तो वो रीजनिंग का ही पार्ट है। अगर रीजनिंग में अच्छे से कर जाते तो वो शायद आज किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होते। अगर ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 45 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। ये मैंने खुद ने अप्लाई किया है और इसका खुद मेरे पास रिजल्ट है। ठीक, तो ये आप लोग यूज करें। नेक्स्ट बात आती है जनरल अवेयरनेस को लेकर। सबसे पहली बात तो यह है कि जनरल अवेयरनेस में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम लोग पूरा पढ़ ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतने कम टाइम स्पान में। तो हम एक स्कोर लेकर के चलते हैं, टारगेट स्कोर वो है हमारा 30। हम लोग फालतू हवा में बात नहीं करेंगे कि 50/50 हम लोग करने की कोशिश करें। हम लोग 30 लेकर के चलते हैं। अगर 25 का स्कोर भी हम लोग कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। जिन लोगों ने पहले प्रीलिम्स दिए हैं उनसे आप लोग एक बार देखें, जिनका पास नहीं हुआ है वो 10, 12, 15 तक रुक जाते हैं आकर के। अगर उनका स्कोर 25 होता तो डेफिनेटली वो किसी डिपार्टमेंट में होते। यहाँ पे हमें टारगेट टाइम लेकर के चलना है 10 to 12 मिनट। आई बात समझ में? अब इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हैंडल कैसे करना है, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है सबके लिए जो लोग एसएससी जेई प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहला स्टेप जो है वो करना है, टॉपिक्स को लिस्ट आउट करना है कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। लगभग आपको 20 या 25 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिसके टॉपिक्स आपको पता होंगे, और उसके लिए आपको 25 लाइन या 1 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन है। डेफिनेटली हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ये पूरा कंटेंट जो है एक पेज में सिमट जाएगा और एक ही दिन का काम है। आई बात समझ में? दूसरा, एक क्वेश्चन हमेशा आता है इसरो के स्पेस मिशन से रिलेटेड। जैसे चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में पूछ लेगा। फर्स्ट कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, फर्स्ट मिलिट्री कौन सा था, फर्स्ट ह्यूमन मेड कौन सा, जो इंडिजीनियस कौन सा था, मिशन सन के लिए मिशन कौन सा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो की पॉइंट्स थे वो हमें याद करने हैं इसरो से रिलेटेड मिशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तीसरा टॉपिक जो हमारा बनता है वो है वर्ल्ड रिवर। एक क्वेश्चन हमेशा रिवर, लेक, माउंटेन, डेजर्ट इनसे आता ही आता है। मैं तो कहूँगा 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी में। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लग जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने लग जाते हैं, जबकि इतना नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे वर्ल्ड रिवर में हमें पढ़ना क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, लार्जेस्ट कौन सी है, और इसकी पर्टिकुलर रिवर की लोकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। पहली बात, इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है उनकी लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। सेम वैसे ही वर्ल्ड लेक कौन कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कौन सी है, डीपेस्ट कौन सी है, कोल्डेस्ट कौन सी है। इस तरीके से हमें डेजर्ट के बारे में, माउंटेन के बारे में और स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए। एक बेसिक जानकारी अगर होगी तो हम लोग एक एक क्वेश्चन डेली का लेकर के चलेंगे, तो एक क्वेश्चन एक पेज एक दिन। आई बात समझ में? हर दिन एक क्वेश्चन एक पेज पढ़ना है और 1 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो हमारे संविधान में संशोधन हुए हैं, मुख्यतया लगभग 20 संविधान संशोधन ऐसे हैं जो हमसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और इनमें से भी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो लेटेस्ट 5 जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में। तो आप लोग कहीं से भी गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट जो हैं अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं, उनके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो है हमारा गांधी मूवमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक बनता है गांधी मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे कि गांधी जी इंडिया में आने के बाद जो जो यहाँ पे मूवमेंट चलाए उन्होंने, उस पे हर टॉपिक पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है गांधी मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, और ये लगभग 20 लाइन में एक बेसिक तौर पे फिनिश हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। कई बार समझ। एक टॉपिक हमारा बनने वाला है डेफिनेटली भारत रत्न अवार्ड से, नोबेल प्राइज किसको कब मिला, और नोबेल प्राइज इंडियंस कौन कौन लेकर के आए, कौन कौन किस किस को इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है आज तक, सबसे पहला किसका मिला है, टोटल कितने मिले हैं। इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि बायोलॉजी का जो पार्ट है वो सबसे टफ पार्ट पड़ता है हमारे लिए। तो उसमें से हमें ये पढ़ना है कि हम लोग किन किन चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप का चैप्टर में ज़्यादा बायोलॉजी का मामला है नहीं। अगर आप लोग एक पेज में इनको समराइज करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, और ये टॉपिक बहुत इजी सा है। सारी बायोलॉजी पढ़ने बैठेंगे तो शायद आपको दिक्कत क्रिएट होगी। नेक्स्ट, G20 समिट जो इंडिया में हुआ था उससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है और हिस्ट्री को लेकर के लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहला काम जो है हमें उस टॉपिक पे करना है जो हम लोग इजीली निपटा सकते हैं। हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री और जो मिडाइवल हिस्ट्री उसको अभी के लिए थोड़ा रुक जाएं। अगर आपको पढ़ना है तो उसमें केवल इतना पढ़ लें कि कोई भी डायनेस्टी का फर्स्ट एंड लास्ट और ज़्यादा करना हो तो इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ लें। आई बात समझ में। पूरी एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो 5-6 महीने वहीं निकल जाएंगे, और ये सही तरीका नहीं है। तो एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री को लेकर के एक दिन लगाएं आप, और पूरी डायनेस्टी लिखें कि ये वंश आया, इसका सबसे पहला संस्थापक शासक ये था और सबसे अंतिम ये था। अगर आप इस पूरे पेज को 4 या 5 बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग इसको याद कर पाएंगे और एग्जाम में करेक्ट आंसर पे टिक कर पाएंगे। अब ये पॉइंट्स कहाँ से लिस्ट आउट करें हैं, ये अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखेंगे, प्रीवियस ईयर के 4 या 5 पेपर भी देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब इसके लिए की क्या होगी कि ये है कि डेली कंप्लीट पर्टिकुलर टॉपिक, एक दिन एक टॉपिक, 1 घंटा एक क्वेश्चन, खत्म काम। और ये अगर हम लोग 30 डेज तक अप्लाई करते हैं तो आप लोग इसका रिजल्ट खुद देखेंगे कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसके लिए हमें डेप्थ में बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल बेसिक जानकारी की ज़रूरत है। कोई डिटेल एनसीईआरटी लेकर के नहीं बैठ जाना है कि हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये रेलेवेंट नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है हमारी एग्ज़ाम्स के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये हमें मिलेंगे कहाँ। तो एक मनोहर पांडे करके एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, तो आप लोग मार्केट से वो परचेज कर सकते हैं। बहुत छोटी बुक भी आती है, एक मीडियम साइज भी आती है और एक बड़ी साइज भी आती है। तो आप मीडियम साइज की बुक लें, 90-100 रुपए के आसपास की पड़ेगी, तो आप लोग वो लें। उसमें भी आपको कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो रिलेवेंट टॉपिक हैं, जिन जिन टॉपिक्स को याद किया जा सकता है इतने टाइम स्पान में, उन टॉपिक्स को टिक करें और उसको बार बार पढ़ें। अब कई लोगों को क्या है, बहुत चुल रहती है कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो मैं पहली बात बताता हूँ कि करंट अफेयर को लेकर के ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक मार्केट में स्पीडी करके बुक आती है, उसका 3 या 4 बार रिवीजन कर दें, लगभग 2 या 3 दिन का काम है, काम खत्म होगा और लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आप इससे अच्छे से टिक कर पाएंगे। ठीक है। अब इससे जो होगा, स्किप सम टाइप ऑफ टॉपिक। हमको बादशाह नहीं बनना है कि हम 50 के 50 अटेम्प्ट करेंगे। इस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें करने ही नहीं है, तो हमें ये पता लगना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, और ये कब पता चलेगा, ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे। ठीक है।
जैसे अब कई बोलते हैं कि आप ज्ञान दे रहे हो, आपका खुद का स्कोर कितना है, तो मेरा स्कोर जो था 29 जो था जीके में था, और 46 था वो जनरल इंटेलिजेंस में था। ठीक, तो ये मेरा स्कोर था जो हमारा एसएससी जेई का प्रीलिम्स हुआ था उसमें। ठीक, तो ये मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस करके, पूरा मैंने खुद में जो जो चीज़ें प्रिपरेशन के दौरान चीज़ें जो एनालिसिस करी थी, उसके बारे में डिटेल से आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे और अच्छे डिपार्टमेंट में जाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।